अमिता ने सबसे छुपकर ध्रुव को एक भरोसेमंद नौकर के साथ लखनऊ भेज दिया। उसे पता था अगर ध्रुव साहिब के पास इलाहाबाद में रह गया तो एक ना एक दिन उनके जैसा जरूर बन जाएगा। अक्सर जिन चीजों से लोग दूर भागते हैं वो ज्यादा असर करती हैं। लखनऊ से साहिब को कुछ खास लगाव नहीं था, ना ही साहिब को वहां जाना पसंद था। इसीलिए अमिता ने यह शहर चुना था ध्रुव के रहने के लिए। हाँ, ये बात जानकर सब गुस्सा जरूर होते, लेकिन ध्रुव अब उनकी कमजोरी था। ये बात अमिता बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। उसने ये सब ध्रुव की बेहतरी के लिए किया था, लेकिन उसे क्या पता किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा है। ये सुबह कई नई चीजें लाई थी। आज कार्तिक पूरी वर्दी में जब राधा के सामने आया तो राधा तो बस उसे देखती ही रह गई। उसने उसे दही शक्कर खिलाया। कार्तिक बाहर आया तो नंदिनी अनाहिता के साथ खड़ी थी। आज करीबन 21 दिनों बाद वो कॉलेज जा रही थी। माना अनाहिता ऑफिशियल एजेंट बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे ये बात दुनिया से छिपा कर रखनी थी और उसकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी थी। इसीलिए वो आज से कॉलेज जा रही थी। विजय जी ने रिधिमा जी की छुट्टियां बढ़वा दी थी। उसका कारण एक तो साहिब के आदमी थे, दूसरा दादू कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नंदिनी ने कार्तिक को देखा तो उसकी बलाइयां ले ली। कार्तिक ने भी जब वापस नंदिनी की बलाइयां ली तो राधा और दादू ने उन्हें देखा। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। दादू, बहू लगता है दूसरी शादी की तैयारियां करनी पड़ेंगी। देखो, हमारी नंदू भी तो हो गई है शादी लायक, और कार्तिक से बेहतर कोई और नहीं मिल सकता हमें नंदिनी के लिए। राधा की अनुभवी आंखों ने भी इन दिनों नंदिनी और कार्तिक की नजदीकियों से भरे रिश्ते को भांप लिया था, लेकिन अभी वो जल्दी नहीं करना चाहती थी। पहले वो पार्थ और अनाहिता के रिश्ते को कामयाब करना चाहती थी। कार्तिक, क्या बात है नंदू, बड़ा ग्लो कर रही हो? नंदिनी, वो क्या है कि मेरे होने वाले वो एसपी है ना, तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। नंदिनी ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। रुक, मैं ब्लशर भी लगा देता हूँ ग्लो के साथ, नौटंकी। निक्की के साथ आते हुए पार्थ ने नंदिनी के सर पर मारते हुए कहा। नंदिनी, यार भाई, आप करो तो प्यार और मैं करूँ तो नौटंकी, नॉट फेयर। पार्थ, फेयर भी और लवली भी, मैं भाई हूँ तेरा, थोड़ी तो शर्म करो। अनाहिता नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर, क्यों करे शर्म हमारी दोस्त, प्यार किया, कोई चोरी थोड़ी की है, और ये 21st सेंचुरी है तो ये शर्म हया रहने दीजिए मेजर साहब। अनाहिता की इस बात पे निक्की और कार्तिक ने जोर की सीटी बजा दी। पार्थ, पार्टी बदल ली कमीने तूने। खैर, तू तो शुरू से ही थाली का बैंगन है, लेकिन निक्की, तुझे क्या हुआ बच्चे? पार्थ ने उसकी नबज देखते हुए कहा। तुझे भी इसका असर हो गया क्या? तू भी दोस्ती में गद्दारी पर उतर आई? निक्की ने पार्थ के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, सोना, तू भूल गया क्या? अनाहिता भी मेरी दोस्त है, और अगर दोस्त इतनी खूबसूरत हो तो उसकी तरफ बोलना तो पुण्य है ना। फिर उसके कान में, और अगर उसकी साइड में नहीं बोलती तो तुझे बुरा लगता है ना? पार्थ, एक तू ही समझदार है इस घर में, वरना सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं। कार्तिक, तुझे लेके है ना? और एक बार फिर सब हंसने लगे। निक्की, यार चल जल्दी, वरना वो मैम मेरा भरता बना देगी। ज्वाइनिंग है आज, और आज ही मैं लेट नहीं होना चाहती। कार्तिक, तुझे कोई डांटे? इतनी मजाल किसकी हो गई? चल, आज मैं ले चलता हूँ तुझे तेरे ऑफिस, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। कहते हुए कार्तिक बुलेट पर बैठ गया। कार्तिक की बात सुन नंदिनी ने अपने पैर पीछे कर लिए, जो कार्तिक के पीछे बैठने वाली थी। निक्की ने देखा तो बोली, सुन, तू नंदिनी को लेकर चल, मुझे पार्थ ड्रॉप कर देगा। नंदिनी, लेकिन अनाहिता? निक्की, आज इसका किडनैप करेंगे हम सब, फिर पार्थ की ओर देख के। अरे सोना, आ रहे हैं हम भी। तुम अपने एसपी के साथ को एंजॉय करो और कॉलेज में थोड़ी धाक बनाओ अपनी। कार्तिक, तो मैं चलता हूँ, बाय। कार्तिक और नंदिनी बुलेट पर बैठकर आगे निकल गए। पार्थ, ये झल्लो रानी कहाँ है? उसे नहीं जाना कॉलेज? अर्चित, नहीं भैया, मुक्ति दी कल से जाएंगी, वो कह रही हैं उनकी तबीयत खराब है। पार्थ, झल्लो रानी, बस कॉलेज ना जाने के बहाने चाहिए इसे। चलो निक्की, तुम्हें देर हो रही होगी। और पार्थ अपनी ओपन जीप की सीट पर बैठ गया। अनाहिता पीछे जाने लगी तो निक्की ने कहा मैडम, आप तो आगे बैठिए, हम चले पीछे। सब बैठ गए और कुछ ही देर में निक्की को उसके ऑफिस छोड़कर पार्थ ने जीप कॉलेज की तरफ मोड़ ली। पार्थ ने देखा अनाहिता बाहर की तरफ देख रही है और उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो उसने अनाहिता का हाथ पकड़ लिया।
और सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। अनाहिता अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए, ये क्या है? पार्थ अनजान बनते हुए, क्या? अनाहिता, बिना हाथ पकड़े आप ड्राइव नहीं कर सकते? पार्थ, जिस पर मेरा हक है मैं उसे किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। अनाहिता पार्थ के एकदम सामने आते हुए, अच्छा जी, हक? पार्थ, हाँ जी, हक। तुम मेरी हो और तुम्हारा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ सकता। पार्थ के इस अपनेपन ने ही तो अनाहिता को उसका दीवाना बना दिया था। अनाहिता, ठीक है तो फिर पकड़े रहिए। तभी पार्थ के फोन पर किसी का फोन आया और पार्थ थोड़ा टेंशन में आ गया। अनाहिता, क्या हुआ पार्थ? पार्थ, मेरे कुछ आदमियों से खबर मिली है कि रेलवे स्टेशन पर कुछ संदिग्ध लोगों को 2 बैग्स के साथ पकड़ा गया है। वो उन्हें अविनाश सर के बनाए गुप्त जगह पर लाए हैं। उनमें से कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, जो वहीं पास के जंगली एरिया में छिप गए हैं। मुझे तुरंत वहां बुलाया गया है। तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ के मुझे वहां जाना है। अनाहिता, हमें भी वहां जाना है। पार्थ, तुम पागल हो गई हो? उनके पास हथियार हैं। हमें नहीं पता और भी क्या है उनके पास या उनके इरादे क्या हैं। अभी तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना। तुम्हें जो काम सौंपा गया है बस वही करो। अनाहिता ने पार्थ के हाथ को कस के पकड़ते हुए, हमने कहा हमें जाना है तो जाना है। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो हम किसी और तरीके से पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए अनाहिता जीप से उतरने की कोशिश करने लगी। पार्थ ने देखा अनाहिता के चेहरे पर वापस वही नफरत आ गई थी। इस वक्त उसे अकेले छोड़ना साथ रखने से ज्यादा खतरनाक था। पार्थ, ठीक है चलो, लेकिन जब तक मैं ना कहूं जीप से बाहर मत आना। अनाहिता ने केवल हाँ में सर हिलाया और पार्थ ने जीप अविनाश के अड्डे की तरफ मोड़ दी। उधर कार्तिक और नंदिनी कॉलेज पहुंच चुके थे। ये दोनों के लिए यादगार लम्हों में से एक था। दोनों एक दूसरे से सालों से प्यार करते थे, लेकिन यूं अकेले रहना आज तक नहीं हुआ था। नंदिनी कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। कार्तिक थोड़ी देर तो उसे देखता ही रहा, फिर बोला, अगर तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रही तो मैं जा नहीं पाऊंगा और कुछ ही देर में कॉलेज के बाहर कुंभ मेला लग जाएगा। कार्तिक ने सामने इकट्ठे होते लोगों को देखकर कहा। नंदिनी ने देखा तो माथा पीट लिया। जब वो किसी लड़के के साथ आई थी, वो भी पुलिस वाला, तो बात होनी तो लाजमी सी बात थी। नंदिनी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कॉलेज में हूँ। सब आपकी गलती है। आप इतनी देर से देखे जा रहे हैं मुझे, तो मेरा ध्यान कहीं और कैसे जाता? कार्तिक, आंखें इनकी इतनी प्यारी हैं और गलती मेरी हो गई। खैर कोई बात नहीं, शाम को सारा हिसाब लिया जाएगा। कहते हुए कार्तिक ने नंदिनी के गालों पर हाथ रख दिया। नंदिनी ने शर्माकर आंखें नीचे कर ली। कार्तिक ने सभी खड़े लोगों को देखकर कहा, अगर आप लोगों ने अपनी आंखें सेक ली हों तो अपने अपने काम में लग जाएंगी, तब शायद मेरी होने वाली बीवी की नजरें ऊपर हो जाएं। कार्तिक की बात सुन सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। कार्तिक, मैं चलता हूँ, तुम और अनाहिता सावधानी से रहना, शाम को मिलते हैं। कहकर कार्तिक पुलिस स्टेशन चला गया। नंदिनी आज अकेली थी। ये पहली बार था। नंदिनी ने अपनी घड़ी देखी और कॉलेज के गार्डन में बैठकर अनाहिता का वेट करने लगी। निक्की जैसे ही ऑफिस में एंटर हुई, सामने से आते लड़के से टकरा गई। उसकी सारी फाइलें नीचे बिखर गई। उसे उठाते उठाते बड़बड़ाने लगी, यार यहाँ हाथ पैर फूल रहे हैं डर के मारे। उस पर ये महाशय अंधे होकर चल रहे हैं, देर में और देर करा रहे हैं। अगर वो हिटलर आ गई होगी तो बैंड बजा देगी मेरा। सॉरी, थोड़ा जल्दी में था, ध्यान नहीं दिया मैंने। कहते हुए वो शख्स नीचे बैठ गया और गिरी हुई फाइलें उठाने लगा। निक्की, रहने दीजिए, पहले मेरी फाइलें गिरा दी और अब हेल्प करने की जगह आप मेरा काम बढ़ा रहे हैं। निक्की ने एक फाइल के कागज दूसरी फाइल में रखते हुए उस इंसान से कहा। बट मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उस इंसान ने कहा। निक्की, किसने कहा आपको मेरी हेल्प करने को? एक तो आप लोग नॉर्मल लोगों को कुछ समझते नहीं, फिर हेल्प करने का ढोंग करते। निक्की का ध्यान अब भी नीचे ही था। आप मुझे जानती भी हैं या बस कुछ भी बोले जा रही हैं? सामने वाले ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद उसे लगा कि इस बार निक्की उसकी तरफ देख लेगी। निक्की ने उसे देखा तक नहीं और बोल पड़ी, होंगे कहीं के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये शिवन्या मैम का ऑफिस है, जहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इस बार उसकी बात सुनकर सामने वाले शख्स ने कुछ नहीं कहा। उसने सारे कागज निक्की के हाथ में रख दिए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए चला गया। निक्की ने फाइलें सेट की और इंटरव्यू देने के लिए आकर ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठ गई। थोड़ी देर में रिसेप्शनिस्ट ने आकर उसे अंदर जाने को कहा। निक्की वैसे तो किसी से नहीं डरती थी, लेकिन आज थोड़ी नर्वस थी। उसने अंदर आकर देखा तो सामने एक 24-25 साल का लड़का बॉस की कुर्सी पर बैठा था। ये वही शख्स था
जो कुछ देर पहले निक्की से टकराया था, लेकिन निक्की ने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए वो पहचान ही नहीं सकी। उसने निक्की को बैठने का इशारा किया और निक्की को देखने लगा। वैसे तो निक्की काफी सुंदर थी, गोरा रंग, ज्यादा लंबे नहीं, फिर भी मल्टी लेयर कट ब्राउन हेयर जिसे वो अधिकतर जूड़ा ही बनाए रखती थी, बड़ी बड़ी आंखें, हल्के गुलाबी होंठ, 5 फुट 4 इंच हाइट। लेकिन उसे इनसे कुछ खास मतलब नहीं था। इसका एक बड़ा कारण बचपन में अब तक सिर्फ पार्थ और कार्तिक का साथ था। उसने क्रॉप टॉप के साथ डेनिम जीन्स पहनी थी। यही चीजें सामने वाले शख्स को उसकी ओर खींचे जा रही थी। निक्की सामने बैठ गई और उस इंसान और उस जगह का मुआयना करने लगी। सामने बैठा शख्स काफी हद तक हैंडसम था। बैठने के कारण उसकी हाइट एग्जैक्ट तो नहीं समझ आ रही थी, बट 5 फुट 11 इंच तो रही होगी। गोरा रंग, उसकी काली आंखें लगातार निक्की को देखे जा रही थी। सेट किए हुए बाल, वेल ड्रेस्ड, हाथ में रोलेक्स वॉच और चेहरे पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और प्यारी सी हंसी जो निक्की को अनकंफर्टेबल कर रही थी। निक्की उस पर ध्यान न देकर उसके कैबिन को देखने लगी। सामने वाले की आवाज से उसका ध्यान टूटा। सामने बैठे शख्स ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। हाय, आई एम एरिश सिंघानिया। और आप? निक्की, निकिता, एरिश, ओनली निकिता, निक्की। नहीं, एक्चुअली निकिता मिश्रा, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद। एरिश निक्की की ओर ध्यान से देखते हुए, लेकिन क्यों? आप अपने माँ पापा के दिए कास्ट से इतनी नाराज क्यों हैं? निक्की, क्योंकि ये नाम मुझे मेरे माँ पापा ने नहीं, अनाथ आश्रम वालों ने दिया है। निक्की ने बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया, तो एरिश ने इस बारे में चुप रहना बेहतर समझा। एरिश, सो मिस निकिता, आप हमारी ही कंपनी में इंटर्नशिप क्यों करना चाहती हैं? जबकि और भी कई बेहतर फैशन कंपनियां हैं लखनऊ में जो हमसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड कर रही हैं। निकिता, सबसे पहली बात, इस सिंघानियाज ने फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही कम टाइम में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दूसरी, शिवन्या मैम, जो इस कंपनी की सीईओ होने के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग वुमन है। एरिश, मतलब आप उनके जैसा बनना चाहती हैं? निक्की, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं वो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन उनके जैसा नहीं बनना चाहती। वो है और मैं उनकी क्वालिटीज अपने अंदर इंक्लूड करके उनसे बेहतर बनना चाहूंगी। एरिश, अगर कल हमारी कोई राइवल कंपनी आपको हमसे बेहतर सैलरी और सर्विसेज दे तो? निक्की, पहली बात तो मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं, और अगर मैं इस कंपनी से अलग हुई तो खुद की कंपनी खोलना चाहूंगी। आप हर तरीके से इस जॉब के लायक हैं मिस निकिता, एरिश के पीछे से आती हुई शिवन्या जी ने कहा। निक्की ने देखा शिवन्या जी, जो कि लगभग 40 साल की थी, लेकिन उन्होंने खुद की पर्सनालिटी को काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा था। सिंपल सी साड़ी, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, गले में सिंपल सी चेन और चेहरे पर एक तेज। उनके हाव भाव काफी थे किसी पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। निक्की, बट मैम इंटरव्यू? यही आपका इंटरव्यू था मिस निकिता, एरिश के पास की चेयर पर बैठते हुए शिवन्या जी ने कहा। निक्की तो बस उन्हें देखे ही जा रही थी। उसका तो जैसे सपना ही सच हो गया था। जितनी बातें सुनी थी उसने शिवन्या जी के बारे में, वो सारी गलत थी। शिवन्या जी, सो मिस निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगी, बिकॉज आप इंटर्नशिप जॉब के लिए आई हैं, इसीलिए आप एरिश के अंडर में कुछ दिन ट्रेनिंग लेंगी। आपको तो पता ही होगा, फैशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मेहनत और क्रिएटिविटी मांगती है, तो आप उसके लिए तैयार होंगी। वैसे तो रिजल्ट बाय मेल बताए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं, तो अगर आप चाहें तो अभी से वर्क स्टार्ट कर सकती हैं, या चाहे तो आज आराम करके कल से काम शुरू कर सकती हैं। ओके गाइस, तो मैं चलती हूँ। कहते हुए शिवन्या जी उस कैबिन से निकलकर बाहर चली गई। निक्की, सर मैं आज से ही काम शुरू करना चाहूंगी। दैट्स नाइस। एरिश ने कॉल करके ऑफिस के प्यून को बुलाया। रमेश, मिस निकिता को 2nd फ्लोर पर ले जाइए। फिर निक्की की ओर देख के, आप हमारी हेड डिजाइनर आरोही से मिल लीजिए, वो आपको सारी चीजें अच्छे से समझा देंगी। निक्की, ओके, कैन आई गो नाउ सर? निकिता ने उठते हुए कहा। एरिश, ऑफ कोर्स मिस निकिता। निकिता रमेश के साथ बाहर आ गई और एरिश ने कुछ देर कांच से जाती हुई निक्की को देखा। उसे थोड़ी देर पहले गेट पर कही हुई निकिता की बातें याद आ गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये बहुत अलग है, फिर भी काफी क्यूट है, एरिश ने खुद से कहा और अपने लैपटॉप में खो गया। रमेश ने निक्की को 2nd फ्लोर पर छोड़ा। वहां निक्की उस सेक्शन में गई जहां डिजाइनर ड्रेसों का अंबार लगा था। इतनी प्यारी और खूबसूरत ड्रेसेस कि कोई भी लड़की देखे तो सारी की सारी लेनी चाहे, लेकिन निक्की को इनसे कोई मतलब ही नहीं था। वो आरोही को ढूंढने लगी। उसने देखा कपड़ों के बीच से आवाज आ रही थी। उसने उन्हें हटा के देखा तो आरोही उन्हीं के बीच में बैठी थी। निक्की ने देखा तो माथा पीट लिया।
आरोही निकल के बाहर आई। 30 की उम्र की बेहद ही खूबसूरत औरत, जितनी खूबसूरत उतनी ही मिलनसार। उसने जैसे ही निक्की को देखा, देखते ही रह गई। उसने उसे सामने बुलाया और उसे पूरी तरह देखकर बोली, चंदा, इतनी खूबसूरती को कौन ऐसे छिपाता है? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? निक्की के जूड़े में लगी पिन को निकालते हुए आरोही ने कहा, पूरा का पूरा वापस से रीसेट करना पड़ेगा। निक्की को आरोही काफी पसंद आई, उससे भी ज्यादा उसकी अपनेपन से भरी बातें। निक्की कार्तिक, पार्थ और बाकी सबको जल्द से जल्द सारी बातें बताना चाहती थी। इधर पार्थ और अनाहिता अविनाश मामा के अड्डे पर पहुंच गए। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों से घिरा जंगल, उसके बीच में एक गुफा जैसी जगह जहां किसी बाहर वाले का पहुंचना नामुमकिन था। वहीं एक तरफ जेल में 3 लोग बंद थे और उनके 2 साथी उसी जंगल में कहीं छिपे थे। उनके बाहर जाने से इस जगह का राज सबके सामने खुल सकता था। अनाहिता ने उनके साथ लाया बैग देखा, उसमें नए हथियार थे। उसे देख अनाहिता के गुस्से का मीटर हाई हो गया। उसने पास रखे एक चमड़े का बेल्ट उठाया और उन तीनों को तब तक पीटा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। पार्थ तो बस उसे देखता ही रहा खड़े होकर। उसने उसके पास जाने की भी कोशिश नहीं की। जब अनाहिता थक गई तो पार्थ उसके पास गया और बोला, अगर ब्रेकफास्ट हो गया हो आपका तो मैं पूछताछ कर लूं? अनाहिता ने देखा पार्थ गुस्से में है तो वो एक साइड हो गई। पार्थ उनमें से एक के पास गया और हाथ में ली हुई गरम चाय उसके ऊपर डाल दी। सामने वाला इंसान बिलबिला उठा। पार्थ ने वहीं रखा नमक उठाया और उसके जले भाग पर रगड़ दिया। बंधे हुए हाथ अपने घाव को साफ करने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन वहां से भी खून निकलने लगा। कोई आम इंसान देखता तो उसका दिल पसीज जाता, लेकिन ये लोग किसी भी इंसानियत के लायक नहीं थे। पार्थ ने पास रखा मिर्च का पाउडर उठाया ही था कि बोल उठा, मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। पार्थ ने उसे नीचे उतारा और कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसने जो बताया कि पार्थ अपने गुस्से को संभाल ना सका और उसने उस आदमी के चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसके 4 दांत निकल आए। उस आदमी ने बताया कि ये हथियार बंद बैग्स उसको और उसके साथियों को रायबरेली में एक नकाबपोश इंसान ने दिए थे। ये हथियार लेकर उसे और उसके साथियों को छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील सुकमा व बीजापुर सरहद पर हाई कोर्ट नक्सलियों के पास ले जाना था। इसके लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले थे। वो लखनऊ स्टेशन तक तो आसानी से पहुंच गए थे। फिर पता नहीं कैसे स्टेशन पर कुछ लोगों ने उन्हें धर दबोचा, लेकिन हमारे 2 साथी आते वक्त इन जंगलों में गायब हो गए। पार्थ ने उसे खींच के जीप में बिठाया और जंगल के अंदर चल पड़ा। अनाहिता भी उसके साथ हो ली। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें कुछ इंसानों के पैरों के निशान दिखे। वो जीप से उतर गए और उस आदमी को एक पेड़ से बांध उन पैरों के निशान का पीछा करते हुए दोनों जंगल की तरफ चले गए। जंगल में छिपे उन दोनों ने जब अपने साथी को पेड़ से बंधा देखा तो उसके पास आए। जो जंगल में छिपे थे उनमें से एक आगे बढ़कर उसकी रस्सी खोलने लगा और बोला, अजीब बेवकूफ हैं दोनों, खुद को आर्मी वाला कहते हैं। कौन आर्मी वाला हाथ आए हुए अपराधी को छोड़कर उन्हें ढूंढने जाता है जो गायब है? तो ठीक तो है ना? वो तो अच्छा हो ये दोनों बैग हमने ले लिए थे, वरना ये भी जाता कौड़ी के भाव में। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा बे? क्योंकि मैंने उसकी जीप काट दी है। पार्थ ने उसके माथे पर बंदूक लगाते हुए कहा। वो जहां था वहीं जम गया। थोड़े दूर खड़े उसके दूसरे साथी ने भागने की कोशिश की तो अनाहिता ने अपने हैंडबैग से पिस्टल निकाल के उसके पैरों पर निशाना लगा दिया। गोली जाकर उसके दाएं पैर में लगी। वो तड़प कर बैठ गया। पार्थ ने अनाहिता को देखा और बोला, एकदम सटीक निशाना लगाया तुमने शेरनी। जो रस्सी खोलने आया था उसे लगा था कि पार्थ का ध्यान कहीं और है, तो वो भागने को हुआ, लेकिन कुछ कदम ही चला होगा कि पार्थ की गोली उसके सीने में जाकर लगी। पार्थ, क्या यार, चलवाई दी गोली। सोचा था जब तक यहां है हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन तुम गद्दार लोग यहां भी शांति न रखने दोगे। फिर बंधे हुए आदमी को देखकर पार्थ ने कहा, का बाबू, तुम्हारा क्या विचार है? ऊपर जाओगे या सीधा शांति से अंदर? उस बंधे आदमी ने बैग उठाया और सीधा से पार्थ के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। पार्थ और अनाहिता वापस उस जगह पर आए और हथियारों का बैग एक साइड में रखा। तब तक अविनाश के साथ अनिरुद्ध और सिकंदर भी वहां पहुंच चुके थे। अविनाश ने हथियारों को देखा और सिकंदर से 2 बैग अपनी गाड़ी में रखवा दिए और बचा हुआ एक बैग उन दोनों की लाश के बगल में रख दोनों को कहा सबूत के लिए, और सबको वहां से निकल जाने को कहा। अनाहिता ने देखा उसे और पार्थ को साथ देखकर अनिरुद्ध के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने नहीं पूछा। उसने उन दोनों को वहां से जल्द निकलने को कहा और उन दोनों की लाश सिकंदर से कहकर रायबरेली के वीरान जगह पर फेंक आने को कहकर घर चला गया।
उसने ना ही अनाहिता से बात की, ना ही कुछ पूछा। पार्थ ने वहां से निकलकर जीप वापस अनाहिता के कॉलेज की तरफ मोड़ दी। दोपहर के 3:30 हो रहे थे। कॉलेज में अब कोई नहीं था, लेकिन नंदिनी को कॉलेज से लेना था, इसीलिए पार्थ उधर आ गया था। रास्ते भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। जहां अनाहिता को अनिरुद्ध की बेरुखी खल रही थी, वहीं पार्थ अनाहिता के गुस्से के बारे में सोच रहा था। जीप कॉलेज के सामने रुकी तो नंदिनी आती हुई दिख गई। वो आकर बैठी और पार्थ ने जीप स्टार्ट कर दी। नंदिनी, क्या भाई, कॉलेज का रास्ता भूल गए थे क्या? या आज का दिन अना के साथ ही बिताने का मन था? बोलो बोलो। पार्थ, कुछ ऐसा ही समझ ले। वैसे ये बता, तुझे भूख लगी है? मुझे तो बहुत जोरों से लगी है, सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ। पार्थ की यही आदत थी, वो कभी भी अपने काम और परिवार को मिक्स नहीं करता था। काम को लेके कितनी भी टेंशन हो, लेकिन घर वालों के साथ हंसता ही रहता था। नंदिनी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, लेकिन अना को क्या हुआ? ये कहाँ खोई है? पार्थ ने अब तक अनाहिता पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब उसने अना को देखा तो वो अपनी ही सोच में गुम थी। पार्थ ने अनाहिता के हाथों पर अपना हाथ रखा तो उसे होश आया। पार्थ, कहाँ गुम है मेरी शेरनी? अनाहिता ने पार्थ के कंधे पर सर रखा और बोली, और कहाँ जाएंगे, मेजर साहब के ख्यालों को छोड़ के। अनाहिता की इस बात पे पीछे बैठी नंदिनी जोर से हंस पड़ी। अनाहिता अपनी सोच में इतनी गुम थी कि पीछे बैठी नंदिनी को नहीं देखा। जब नंदिनी की हंसी उसने सुनी तो जल्दी से पार्थ से अलग हुई और बोली, आप भी ना बता नहीं सकते थे कि नंदू है? पार्थ ने अनाहिता को वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, नंदू, सुबह कोई कह रहा था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या? तो अब क्या हुआ? नंदिनी, भाई इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलने वाली। और सब हंस दिए। तीनों ने एक जगह रुककर खाना खाया, फिर बहुत सारी आइसक्रीम लेकर घर आ गए। और शाम को रिया के यहाँ भी जाना था, इसीलिए घर आकर सो गए। शाम को करीब 6 बजे उनकी आंख खुली तो देखा कि निक्की अभी तक नहीं आई। पार्थ ने फोन कर उसे घर आने को कहा तो निक्की ना नुकुर करने लगी, जिसपे पार्थ ने फोन दादू को दे दिया। दादू ने निक्की को सीधे से घर आने को कहा और ये भी कहा कि अब वो उन्हीं के साथ रहेगी। निक्की ने उनकी बात मान ली। शाम को 8 बजे निक्की और कार्तिक घर आ गए और सब रिया के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगे। सारे बच्चे जाने के लिए तैयार थे। उनके साथ दादू, पंकज जी और अनु भी जा रहे थे। मिस्टर व्यास ने बहुत दिल से उन्हें आने को कहा था। दादू तो दोनों फैमिली में सबके फेवरेट थे, लेकिन पंकज जी और अनु तो बस इसलिए तैयार थे क्योंकि मिसेस व्यास कई बार फोन करके आने का बोल चुकी थी और विजय जी और राधा नहीं जा रहे थे। एक गाड़ी में पंकज जी, दादू, अनु जी, मुक्ति, अर्चित और रुद्राक्ष जा चुके थे। दूसरे में हमेशा की तरह अनाहिता, नंदिनी, निक्की, कार्तिक और पार्थ जा रहे थे। पार्थ और कार्तिक अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। पार्थ ने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट विद ओपन ब्लू ब्लेजर पहना था। उसने उसकी स्लीव्स ऊपर की हुई थी। एक हाथ में ब्लैक वॉच और दूसरे में कड़ा। बालों को हमेशा की तरह सेट किए हुए, हमेशा के जैसे क्लीन शेप और हल्के गुलाबी होंठ। वहीं कार्तिक ने ब्लू शर्ट के साथ गोल्डन नेहरू जैकेट पहनी थी। उसने भी स्लीव्स ऊपर की ओर कर रखी थी और एक हाथ में वही महंगी वॉच और दूसरे में कड़ा और चेहरे पर हल्की सी बियर्ड। दोनों गजब के हैंडसम लग रहे थे, इतने कि कोई लड़की पहली बार में ही इन पर दिल हार जाए। दोनों एक साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए तो नीचे बैठी दादी ने उन्हें देख अपनी आंखें नीचे करके बगल में थू थू किया। कार्तिक, ब्यूटीफुल, इतना बुरा लग रहा हूँ मैं कि आप थू थू करने लगी? दादी, पगले, उसे ना नजर उतारना कहते हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे, पक्का नजर लग जाएगी आज इन्हें। सुनो रिधिमा, जरा काजल तो ले आओ। दादी ने किचन की तरफ आवाज लगाई तो रिधिमा के साथ राधा जी भी आ गई। उन्होंने देखा तो देखते ही रह गई। राधा जी ने आकर उनकी बलाइयां ली और रिधिमा ने पार्थ के कानों के पीछे काजल लगा दिया। वो कार्तिक की तरफ बढ़ी, फिर जाने क्यों रुक। कार्तिक ने उनके हाथ को पकड़ा और अपने कानों के पीछे टीका लगा दिया। कार्तिक, माँ को कभी भी किसी चीज के लिए ऐसे सोचना नहीं चाहिए। मैंने कहा था आपसे, अगर अनाहिता मेरी बहन है तो आप भी मेरी माँ हैं। माँ के जाने के बाद मैंने बचपन से राधा आंटी और अपनी बुआ में ही अपनी माँ को देखा है, इसीलिए अब से नो सोचना, ओके? रिधिमा ने भरी आंखों से सर हिला दिया। पार्थ ने उनकी भरी आंखें देखी तो उन्हें गले लगा लिया। बुआ, अगर आप ऐसे रोओगी तो हमें लगेगा कि हम अच्छे नहीं लग रहे। रिधिमा, नहीं मेरे बच्चों, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। राधा जी, कितने भी अच्छे लगो, लेकिन अभी मेरे चांद के आगे तुम्हारी सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाएगी। पार्थ,
अच्छा माँ, चांद कौन है जरा मैं भी तो जानूं। राधा जी, रुक जा, बस निकलने ही वाला है। नंदिनी के कमरे की ओर देखते हुए राधा जी ने कहा। दादी बैठी मुस्कुराए जा रही थी तो कार्तिक आके उनके पास बैठ गया और बोला, मेरी तरह आप भी इनकी ये क्यूट सी फाइट एंजॉय कर रही हो ना ब्यूटीफुल। दादी, मैं बस दो माओं का प्यार देख रही हूँ जो अपने सारे बच्चों पर अपना प्यार लुटाए जा रही थी। कार्तिक ने दादी को गले लगाया और बोला, यही तो खूबसूरती है इस घर की, जो भी यहाँ आता है सिर्फ यहीं का होकर रह जाता है। ऐसे ही थोड़े इसे शांति निवास कहते हैं। माय ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट, कहकर कार्तिक ने दादी के गालों पर किस कर लिया। तभी उनका ध्यान ऊपर से आती आवाज पर गया। सबसे पहले कमरे से निक्की निकली। उसे देख तो सबकी आंखें खुली रह गई। हमेशा टॉम बॉय बनी रहने वाली निक्की ने आज सिंपल नीला सिल्क धोती सलवार, जिसके कमर पर हाई वर्क था, के साथ फुल स्लीव ब्लाउज और उसके ऊपर फुल लेंथ प्रिंटेड नेट कोटी, हमेशा की तरह पूरा बना हुआ लेकिन आगे के बाल निकले हुए, आंखों में लाइनर जिसमें उसकी कत्थई आंखें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। निक्की अपनी आदत के कारण बार बार चेहरे पर आए बालों को उड़ाकर पीछे कर रही थी, साथ ही साथ बड़बड़ा भी रही थी। बोला था आना को, मुझे ये सब नहीं पसंद, पर सुनता कौन है। पता नहीं क्या पहना दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे पता ही नहीं चला कि वो नीचे आ गई है। पार्थ उसके पास आया और बोला, तू तो एकदम तापसी पन्नू लग रही है इस ड्रेस में यार, मैं तो भूल ही गया था कि लड़की है। पार्थ की बात सुन निक्की थोड़ा शर्मा गई। कार्तिक भी आकर खड़ा हो गया पार्थ के पास। भाई तू देख तो, ये अपनी निक्की नहीं है, देखिए तो शर्मा भी रही है। ओए होए, ऑफिस में आज इसकी भी ट्रेनिंग दी क्या तुझे? और लाइनर लिपस्टिक क्या कर लिया खुद के साथ तूने निक्की? निक्की, जो भी किया है, जैसी भी लग रही हूँ तेरे से तो बेहतर लग रही हूँ। जब देखो सेम पैंट शर्ट पहनकर खड़ा हो जाता है, और शक्ल तो भगवान ने ही बनाई है बासी तरकारी जैसी। खुद को बड़ा रणबीर कपूर समझता है। ये स्टाइल से खड़े होने से कोई लड़की तुझ पे फ्लैट नहीं होने वाली। कार्तिक, हाँ तो इस पार्थ के बोलने से तू भी तापसी पन्नू नहीं बन जाएगी। बचपन से चुड़ैल थी और वही रहेगी। सब खड़े देख रहे थे और दोनों बच्चों जैसे लड़ रहे थे। तभी नंदिनी नीचे आई। कार्तिक तो झगड़ना छोड़ उसे ही देखने लगा। नंदिनी ने फुल लेंथ का ऑफ शोल्डर बरगंडी सैटन बॉल गाउन पहना था, खुले बाल और रेड मैट लिपस्टिक। कार्तिक को यूं मुंह खोले नंदिनी को देखते देख निक्की ने कार्तिक को जोर से चिमटी काट ली। कार्तिक, क्या है, चिमटी क्यों काट रही है? चमड़ी ही निकाल देगी क्या? निक्की फुसफुसाते हुए, मैं तो सिर्फ चिमटी काट रही हूँ, इसके बाप ने देख लिया तो चमड़ी भी खींचेंगे और हड्डियां भी तोड़ देंगे। मुंह बंद कर अपना, जाते वक्त देख लेना, तेरे बगल में ही बैठा दूंगी, लेकिन अभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर ले। कार्तिक, थैंक यू यार। पार्थ, सब आ गए लेकिन माँ का चांद अभी तक नजर नहीं आया। नंदिनी, भाई वो चांद है ना, इतनी आसानी से कैसे नजर आ जाएगा? कार्तिक, चांद को देखने के लिए इंतजार तो बनता है। तभी अनाहिता बाहर आई। सब बस उसे ही देखे जा रहे थे और पार्थ तो दिल पर हाथ रखे पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल से इस वक्त बस एक ही बात निकल रही थी, काश की वक्त रुक जाए इस पल, तुझे बस यूं ही देखते बीत जाए मेरी सारी उम्र। अनाहिता ने पार्थ को देखा और नीचे सबके पास आके खड़ी हो गई। अनाहिता ने ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक सूट पहना था जो फुल स्लीव्स का था। उस पर गले के हिस्से और नीचे के हिस्से पर छोटे छोटे कांच से डिजाइनिंग की हुई थी। फुल लेंथ का दुपट्टा जिस पर छोटे छोटे कांच के गोल गोल टुकड़े लगे थे, जैसे ही उन पर लाइट पड़ती वो चमक उठते थे। उसने अपने कमर तक आते सुनहरे बालों को खोल रखा था। नीली नीली बड़ी आंखों में हल्का सा काजल और होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक। अनाहिता बिना मेकअप भी हमेशा बहुत प्यारी लगती थी। इस बार राधा ने आंखों से काजल निकाल के उसके कानों के पीछे लगाया तो अनाहिता ने राधा जी को गले लगा लिया। दादी, अच्छा हुआ तूने काला सूट पहना है, वरना पता नहीं कितने लोगों की बुरी नजर लगती तुझे। रिधिमा, माँ मेरे बेटे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, इन्हें भी तो नजर लग सकती है। राधा जी, इन्हें और नजर, बेचारी नजर दूर से ही भाग जाएगी इन्हें देखकर। तभी हॉल में विजय जी आ गए। फोन को देखते हुए बोले, कार्तिक, पार्थ, बाबा का कितनी बार कॉल आ चुका है, कब जाओगे भाई? पार्थ, पापा मैं तो जब से रेडी हूँ, बस माँ के चांद सितारे देर कर रहे हैं। विजय ने पार्थ के कानों को पकड़ के कहा, मेरी बेटियों को कुछ भी मत कहना मेजर, वरना कान गायब कर दूंगा तुम्हारे। मेरी बेटियां मेरा अभिमान है, क्यों मेरे बच्चों? कहते हुए विजय जी ने अपने हाथ फैला दिए तो निक्की और नंदू उनके गले लग गई। अनाहिता थोड़ी दूर खड़ी थी तो विजय जी उसके पास आके बोले, तुम नहीं हो क्या हमारी बेटियां?
जो हमारे गले नहीं लगी? अनाहिता कुछ बोल ना सकी। विजय जी ने उसे गले लगा लिया। तुमने तो नाम ऊंचा कर दिया मेरे दोस्त का बेटा। भगवान तुम जैसी बेटी हर बाप को दे। विजय जी को यूं प्यार लुटाते देख सबकी आंखें भर आई। पार्थ ने जाकर रिधिमा को वापस गले लगा लिया और बोला, क्या रोना धोना लगा दिया पापा आपने? अभी थोड़ी देर पहले देर हो रही थी ना? विजय जी, हाँ जाओ सब जल्दी। और सुनो कार्तिक बेटा, बाबा ने कुछ सामान मंगाया है, तो एक काम करो, दोनों कार ले जाओ। नंदिनी कार्तिक सामान रख के दूसरी कार से निकल गए। पार्थ और अनाहिता कार में बैठे और निक्की को बैठने को कहा, तो निक्की ने कार्तिक की बुलेट निकाली और पूरी स्टाइल से उस पर बैठकर चश्मा लगाते हुए बोली, बाबू आज तो हम अपनी स्टाइल में एंट्री मारेंगे दी के यहाँ, तुम अपनी स्पेशल वन के साथ पहुंचो। पार्थ ने निक्की के चेहरे पर खुशी देखी तो उसे थम्स दिखा के इशारा किया और अपनी कार रिया के घर की तरफ बढ़ा दी। पार्थ का ध्यान कार चलाने पर था, लेकिन अनाहिता का पार्थ पे। आज पार्थ इतना हैंडसम लग रहा था कि अनाहिता पार्थ की ओर चेहरा किए उसी को देखे जा रही थी। पार्थ, अना सीट बेल्ट पहनो और ठीक से बैठो। क्या कर रही हो ऐसे बैठ के? अनाहिता, सुरक्षा चक्र बना रहे हैं आपके चारों तरफ मेजर साहब। पार्थ, ऐसे मुझे घूर के? अनाहिता, उसे घूरना नहीं, प्यार से देखना कहते हैं। पार्थ, और ऐसे प्यार से देखने से क्या होगा? अनाहिता, और किसी लड़की की नजर नहीं लगेगी आपको, ना आपका ध्यान जाएगा किसी भी लड़की की तरफ। पार्थ, मुझे मेरे बगल में बैठी इस खूबसूरत शेरनी के अलावा और किसी भी लड़की को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अनाहिता, आपको नहीं है, लेकिन लड़कियों को तो हो सकता है। वैसे भी आज आप इतने अच्छे लग रहे हो, कोई भी आप पर अपना हाथ साफ करना चाहेगी। कहते हुए अनाहिता ने पार्थ की नजर उतारकर दादी जैसे बगल में थू थू किया। अनाहिता की इस हरकत पर पार्थ को हंसी आ गई। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि फिर तो शायद मैं भी खुद को कंट्रोल न कर पाऊं। अनाहिता ने जब ये सुना तो पार्थ को अपने करीब खींचा, तो पार्थ ने कार रोक दी। अनाहिता ने पार्थ के गले को अपनी ओर किया और बोली, सोचना भी मत मेजर साहब, वरना ना वो बचेगी ना ही आप। अनाहिता का दबाव पार्थ के गले पर था और वो पार्थ के एकदम नजदीक, इतने नजदीक कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। पार्थ ने अनाहिता को अपनी ओर खींचा और उसकी कमर को पकड़ के बोला, रोमांटिक होने के साथ खूंखार भी हो काफी तुम। वैसे इतने करीब आए जा रही हो, इरादा तो ठीक है ना तुम्हारा? पार्थ ने अनाहिता के कानों के पास कहा और उसके गर्दन को चूम लिया। अनाहिता ने झट से पार्थ की गर्दन छोड़ी और एकदम सीधी होके बैठ गई। पार्थ हंसते हुए, क्या हुआ शेरनी, अभी तो एकदम करीब आए जा रही थी और अचानक से इतनी दूर? बताओ ना, अगर किसी ने मुझ पर हाथ साफ किया तो क्या करोगी? पार्थ वापस अनाहिता के करीब आने लगा तो अनाहिता ने उसे धकेल कर वापस उसकी सीट पर बिठा दिया और बोली, मेजर साहब, फालतू के ख्याल दिमाग से निकाल के ड्राइविंग कीजिए जल्दी। पार्थ ने सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरपोक शेरनी। अनाहिता, हम डरपोक नहीं है, समझे आप? पार्थ, बहुत बड़ी डरपोक हो तुम। अनाहिता, नहीं है नहीं है नहीं है। पार्थ, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मेरे पास आते ही घबरा जाती हो जैसे कोई शेर आ गया और बोलती हो कि डरती नहीं। अनाहिता, हम नहीं डरते और इसका सबूत ये है। कहते हुए अनाहिता ने पार्थ के गालों पर किस कर दिया। पार्थ तो बस वैसे ही बैठा रह गया, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। अनाहिता, देखा, हम नहीं है डरपोक। पार्थ, मैं तो सोच रहा था तुम कहीं और किस करोगी। पार्थ ने अपने होठों की ओर इशारा किया तो अनाहिता ने दूसरी ओर चेहरा घुमा दिया, लेकिन इस किस ने भी ये साबित कर दिया कि तुम डरपोक नहीं हो। अनाहिता बच्चों जैसे, है ना? अब चलिए, कहकर उसने पार्थ के कंधे पर अपना सर रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। पार्थ ने कार स्टार्ट की और म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। उस पर गाना बज रहा था। अनाहिता ने गाने के बोल सुने तो और कस के पार्थ के हाथों को पकड़ लिया और पार्थ ने अनाहिता का सर चूम लिया। कार्तिक भी नंदिनी के साथ आज शाम का सफर एंजॉय कर रहा था। नंदिनी कांच से बार बार सर निकाल के तेज तेज से चिल्ला रही थी और बाहर के लोग उसे देखे जा रहे थे। कार्तिक ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। कितने सालों बाद आज ये मौका आया था, वो भी अनाहिता की वजह से। कार्तिक ने नंदिनी को कार के अंदर किया और कांच बंद कर दिया। नंदिनी मुंह फुला के, कांच क्यों बंद कर दिया आपने कार्तिक? कितना अच्छा लग रहा था। कार्तिक, हाँ, लेकिन ये भी तो देखो, बाहर जा रहे लोग तुम्हें ही देखे जा रहे थे। नंदिनी, तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक ने नंदिनी के चेहरे की मासूमियत देखी
तो देखता रह गया। यही मासूमियत तो थी जिस पर वो अपना दिल हार बैठा था। उस वक्त के टीनेजर लड़कों की तरह वो भी नंदिनी को अपनी बाइक पर बिठा के पूरा लखनऊ घुमाना चाहता था। उसके साथ खड़े होकर आइसक्रीम खाना चाहता था। उसके साथ हजरतगंज की फेमस चाय पीना चाहता था। लेकिन उस वक्त ये हो ना सका। और आज वो दोनों उम्र के साथ काफी समझदार हो गए थे। उस पर कार्तिक की पोस्ट, उसकी जॉब उसे यूं रेस्टोरेंट पर घूमने की इजाजत नहीं देती। कार्तिक ने कार रोक दी और नंदिनी की ओर देखकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, गुस्सा हो गई? इस वक्त ये वो कार्तिक नहीं था जो पार्थ और निक्की के साथ हंसता बोलता रहता था। ये वो कार्तिक था जिसे अपने 4 साल खोने का दुख था, जो नंदिनी की याद में इन 4 सालों में टूट गया था। लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ता रहा। नंदिनी ने कार्तिक की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर उसे यूं ही गले लगाए रखा, फिर बोली, आपको बहुत गुस्सा आया होगा ना मुझ पर कार्तिक? कार्तिक ने नंदिनी के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, गुस्सा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर खल गई थी कि तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया। बता नहीं सकता क्या गुजर रही थी उस वक्त मुझ पर। सोचो, अगर अनाहिता हमारी लाइफ में नहीं आती तो उस गलतफहमी ने हमारा रिश्ता लगभग खत्म ही कर दिया था। अगर कभी वापस ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो क्या तुम फिर मुझे छोड़ दोगी? ये कहते हुए कार्तिक की आंखें आंसू रोक ना सकी। उस वक्त तो मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन दोबारा नहीं संभाल पाऊंगा। नंदिनी ने कार्तिक के आंसू पोंछे और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस वक्त मैं बच्ची थी, सच नहीं समझती थी, लेकिन अब मैं जानती हूं आप मेरे हो और मुझसे मेरी चीज बिना मेरी मर्जी के कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। जब 4 सालों में हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर और कहीं नहीं जा सके, तो अब आगे छोड़कर जाने का कोई सवाल ही नहीं। कार्तिक, बहुत प्यार करता हूं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा। कहते हुए कार्तिक ने अपने होंठ नंदिनी के होंठों पर रख दिए। पिछले 4 सालों के गिले शिकवे तो दूर हो ही चुके थे, लेकिन एक झिझक जो दोनों के रिश्ते में बची थी, आज वो भी खत्म हो गई। दोनों कुछ पलों तक वैसे ही रहे। अचानक से फोन की आवाज से उनका ध्यान टूटा तो नंदिनी शर्मा के कार्तिक के गले लग गई। कार्तिक ने फोन उठाया तो दादू का फोन था। कार्तिक ने वापस कार स्टार्ट की और एक मुस्कुराहट के साथ कार की स्पीड बढ़ा दी। घड़ी औंधियाना पार्टी लॉन्स, शहर का सबसे बेहतरीन रिजॉर्ट में रिसेप्शन की सारी तैयारियां की गई। शहर की बड़ी बड़ी नामी हस्तियां आज की पार्टी में आई थी, फैशन इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्रियल्स। आज सब समर की खुशी में शामिल होने आए थे, क्योंकि समर ने बहुत ही कम समय में व्यास इंडस्ट्री को इन नामी गिरामी हस्तियों की लिस्ट में शुमार कर दिया था। उस पर सिन्हा एम्पायर के साथ उनका रिश्ता सभी बड़ी कंपनियों के लिए डराने वाली बात थी। पार्थ और अनाहिता पहुंचे ही थे कि उनके पीछे धड़धड़ाती बुलेट लेके निक्की पहुंची, तो लॉन में खड़े हर शख्स की निगाह अनायास ही उस पर चली गई। थोड़ी देर बाद सारी नजरें निक्की पर से हट गई, लेकिन फिर भी 2 जोड़ी आंखें उसे बड़े प्यार से देखे जा रही थी। ये एरिश था, जो समर का बहुत अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। अभी तक उसके दिमाग में निक्की की बातें ही घूम रही थी, लेकिन जब अभी उसने निक्की को देखा तो देखता ही रह गया। उस ड्रेस में वो वैसे ही कमाल लग रही थी। उस पर उसकी बुलेट में एंट्री वहां मौजूद कई लड़कों के दिल में हलचल मचा चुकी थी। पार्थ, अनाहिता और निक्की अंदर आने ही वाले थे, तभी कार्तिक और नंदिनी भी आ गए। सारे लोग जब एक साथ गार्डन में एंटर हुए तो वहां खड़े लोगों की नजरें इन पर ही जम गई। लड़कों की नजर जहां अनाहिता, नंदिनी और निक्की पर थी, वहीं कुछ लोग विजय सिन्हा के बेटे को देखना चाहते थे, तो कुछ लोग कार्तिक को वहां देख अपनी ही सोच में गुम गए थे। पांचों अभी थोड़ा अंदर आए ही थे कि सामने से मिस्टर व्यास और अनिरुद्ध आते दिखाई दिए। अनिरुद्ध ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ ओपन ग्रे ब्लेजर पहना था। वो किसी भी एंगल से पार्थ से कम नहीं लग रहा था। अनिरुद्ध ने आके सबका वेलकम किया, लेकिन अनाहिता को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सब उस जगह आ गए जहां बाकी फैमिली वाले बैठे थे। नंदिनी ने रिचा जी से रिया से मिलने को कहा, तो रिचा जी ने अनिरुद्ध को उन्हें रिया के पास ले जाने को कहा। अनिरुद्ध सबको लेके रिया के रूम की तरफ आया। सब रूम के अंदर चले गए, सिर्फ अनाहिता बाहर रह गई। अनिरुद्ध ने देखकर भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने देखा ही ना हो। अनाहिता अनिरुद्ध के पीछे पीछे बाहर तक आ गई। अनिरुद्ध,
अनाहिता, आप मेरे पीछे आने की बजाय अपने नए दोस्तों के साथ रहिए तो बेहतर होगा आपके लिए। मैं तो सिर्फ एक कड़ी था आपके और अविनाश सर के बीच, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अनाहिता ने अनिरुद्ध की बातें सुनी और महसूस किया अनिरुद्ध को उसका इग्नोर करना काफी खल गया था। कुछ दिनों से अनाहिता पार्थ और बाकी सबके साथ कुछ यूं उलझ गई कि अनिरुद्ध पर उसका ध्यान ही नहीं गया। अनाहिता ने पीछे से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर बोली, माफ कर दीजिए, हमें गलती हमारी ही है। सब कुछ सुलझाने के चक्कर में आप पर ध्यान ही नहीं दिया। अनिरुद्ध ने बेरुखी से अपना हाथ अनाहिता के हाथ से छुड़ाया और उसकी तरफ देखकर बोला, मुझसे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अनाहिता। मैं आपके लिए सिर्फ आपके मामा का जूनियर हूँ, इसीलिए जब आप जो कहती हैं मैं कर देता हूँ। हाँ, मैंने आपके साथ को दोस्ती समझ लिया था, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कहते हुए अनिरुद्ध सीढ़ियों से नीचे आने लगा। अनाहिता, बस भी कीजिए अनिरुद्ध, क्या आप लगा रखा है आपने? तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, हमेशा रहोगे। ये बच्चों जैसी हरकतें कैप्टन पर सूट नहीं करती। कह तो रहे हैं हमसे गलती हो गई, माफ भी कर दो यार। अच्छा देखो, हमने दोनों कान पकड़ रखे हैं, कहो तो उठक बैठक भी लगा दे। अनिरुद्ध सुनिए तो। अनाहिता ने कई तरह से अनिरुद्ध को बुलाया, लेकिन जब उसने देखा कि अनिरुद्ध उसकी बात नहीं सुन रहा, तब उसने जानबूझकर 2 सीढ़ियां छोड़ दी और लुढ़कती हुई आके अनिरुद्ध के सामने गिर गई। अनिरुद्ध ने देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई। वो तो बस अनाहिता को परेशान करने के लिए गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। वो भागकर अनाहिता के पास आया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब अनाहिता ने कोई हरकत नहीं की तो वो डर गया। वो उसे उठाकर जल्दी से पास के एक कमरे में ले आया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने पहले अनाहिता के सर के पीछे के हिस्से को चेक किया कि कहीं कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। जब उसे इस बात की शांति हो गई कि चोट ज्यादा नहीं लगी, तो उसने उसकी हथेलियां मलनी शुरू की। उसने अनाहिता के माथे पर हाथ फेरा और भरी आंखों से बोलने लगा, अनाहिता उठो यार, प्लीज उठ जाओ। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा। प्लीज अनाहिता, ऐसे मत करो, होश में आ जाओ भगवान के लिए। फिर कभी नहीं कहूंगा कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। यार अना, मेरी सांसें रुक जाएंगी। अविनाश सर को क्या जवाब दूंगा मैं, और आंटी? प्लीज अना, होश में आ जाओ, कसम से कभी गुस्सा नहीं करूंगा। सच में? अनाहिता की आवाज आई, लेकिन अनिरुद्ध अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। उसने सर झुकाए ही जवाब दिया, अनिरुद्ध सच में कभी गुस्सा नहीं करूंगा। हमेशा हमारे दोस्त रहोगे? अनिरुद्ध, मरते दम तक। लेकिन प्लीज तुम होश में आ जाओ, फिर कभी भी हमें आप नहीं कहोगे? अनिरुद्ध, नहीं कहूंगा। तभी उसका ध्यान आवाज पर गया और उसने सर उठा के देखा तो अनाहिता की आंखें खुली थी। अब उसे सचमुच का गुस्सा आ गया। अनिरुद्ध, तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी इतनी देर से। तुम्हें पता भी है तुम्हें ऐसे गिरते देख मेरा क्या हाल हो गया? सच में तुम नफरत में पत्थर दिल हो गई हो। कहते हुए अनिरुद्ध जाने लगा तो अनाहिता जल्दी से उठी और अनिरुद्ध का हाथ पकड़ के उसे गले लगा लिया। पहले तो अनिरुद्ध ने आनाकानी की, लेकिन जब अनाहिता ने उसे नहीं छोड़ा तो उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने अनाहिता की पीठ थपथपाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इस बार माफ किया तुम्हें, लेकिन अगर फिर कभी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये माफी सिर्फ अभी जो गलती की है उसके लिए। बाकी जो तुम मुझे बिना बताए पार्थ के साथ उन लोगों के पास गई, उसके लिए नो माफी। अनाहिता ने दोनों कान पकड़े और अनिरुद्ध के आगे मासूमियत से भरा चेहरा लेके देखने लगी। आज इस ड्रेस में वो वैसे भी बहुत प्यारी लग रही थी। उस पर उसकी वो बड़ी आंखें जिसको वो बार बार झपकाए जा रही थी। अनिरुद्ध, ये अपना मासूम सा चेहरा बनाना बंद करो अना, मैं तुम्हें नहीं माफ करने वाला। नए दोस्त मिल गए तो पुराने दोस्त को भूल गई। अनिरुद्ध भले अनाहिता को बार बार दोस्त बोल रहा था, लेकिन उसे इस बात से तकलीफ हुई थी कि अनाहिता ने उससे ज्यादा पार्थ पर भरोसा किया। कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि अनाहिता उससे दूर हो रही थी। अनाहिता, अब आगे से बिना तुम्हें बताए ऐसे किसी भी जगह नहीं जाएंगे। तुम तो हमारे सबसे अच्छे वाले दोस्त हो ना, प्लीज मान जाओ। अनिरुद्ध अनाहिता को ऐसी हरकतें करते देख हैरान था। ये वो अनाहिता नहीं थी जिसे वो जानता था। फिर भी अनाहिता की ऐसी बच्चों जैसी हरकतें देख उसे खुशी हो रही थी, साथ में उसका डर भी बढ़ रहा था। उसने भी पार्थ की आंखों में अनाहिता के लिए प्यार और फिक्र महसूस की थी। अनाहिता, देखो अगर तुम नहीं माने तो? अनिरुद्ध, तो क्या? अनाहिता, तो कुछ भी नहीं,
हम फिर भी तुम्हें मनाएंगे, और क्या। अनाहिता की इस बात पे अनिरुद्ध अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस दिया। अनाहिता, इसका मतलब तुमने माफ कर दिया हमें। अनिरुद्ध, मैं तो गुस्सा ही नहीं था तुमसे, तो माफ करने का तो सवाल ही नहीं है। और दोनों वापस से गले मिल गए। थोड़ी ही देर में अनाहिता अनिरुद्ध से अलग हुई और बोली, हमें तुम्हें कुछ और भी बताना है अनिरुद्ध, जो जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अनिरुद्ध की धड़कनें बढ़ गई। उसका डर उसकी आंखों से साफ नजर आने लगा। अनाहिता, हमें प्यार हो गया है अनिरुद्ध, कमरे में घूमते हुए। हमें प्यार हो गया है उससे, जो परफेक्ट है हमारे लिए। वो बहुत अच्छा है, एक बेहतर दोस्त, एक सच्चा साथी, एक हमदर्द, जिससे हम अपना दर्द बांट सकते हैं। अनिरुद्ध ने डरते हुए पूछा, कौन है वो? और उसने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे पता हो अनाहिता क्या कहने वाली है। अनाहिता ने खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देखते हुए कहा, पार्थ, वो इंसान पार्थ है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू का एक कतरा गिर पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। जिस लड़की से वो पिछले 2 सालों से मोहब्बत कर रहा था और उसके गुस्से और नफरत के पिघलने का इंतजार कर रहा था, आज उसे प्यार हो गया था, वो भी किसी और से। उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। अनाहिता अब भी खिड़की पे खड़ी चांद को देख रही थी और बोले जा रही थी, हम कैसे थे ये तो तुम जानते ही हो। सिर्फ नफरत और बदला था हमारे मन में। इतनी नफरत थी कि बस किसी तरह तबाह कर दें उस शख्स को जिसने हमें इतने दर्द दिए। लेकिन हमें क्या पता कि हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। और वही जो ऊपर बैठा है, सबसे बड़ा मास्टर प्लानर, उसने कुछ और ही प्लान किया हुआ था और भेज दिया पार्थ को हमारी लाइफ में। देखते ही देखते सब बदल गया। वो हमें हंसाने के, खुश करने के तरीके ढूंढते गए और हम कब उनकी इन तरकीबों में उलझकर खुद को भी भूल गए, पता ही नहीं चला। अनाहिता के मन की बातें सुन अनिरुद्ध उसके लिए खुश था, लेकिन खुद के दर्द का क्या करता, जो इस वक्त बेहिसाब था। वो दरवाजे की तरफ घूम गया और अपने आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन गेट पर खड़ी निक्की ने उसके आंसू देख लिए। अनाहिता, हम सबसे पहले तुम्हें ये बात बताना चाहते थे, क्योंकि नंदिनी के बाद तुम ही हो जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक हो, लेकिन मौका ही नहीं मिला। फिर हालात ऐसे बनते गए कि कभी साहिब आ गए तो कभी कुछ। लेकिन जब आज मौका मिला तो सोचा तुम्हें बता दें, वरना तुम इसके लिए भी गुस्सा हो जाओगे। अनाहिता अनिरुद्ध की ओर मुड़ी तो उसका चेहरा दूसरी तरफ देखकर उस ओर देखा तो सामने निक्की दिखाई दी। अनाहिता, अरे निक्की तुम, कहते हुए वो आगे आने लगी तो अनिरुद्ध ने सामने देखा। निक्की को देख अनिरुद्ध ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें पोंछ ली। निक्की ने अनाहिता को पकड़ा तो अनिरुद्ध दूसरी तरफ घूम गया, क्योंकि अगर अनाहिता उसे देखती तो तुरंत समझ जाती कि अभी अभी वो रोया है। निक्की ने अनाहिता का चेहरा अपनी ओर घुमाया और बाहर लाते हुए बोली, रिया दी तुम्हें कब से बुला रही हैं, चलो मिल लो उनसे। अनाहिता, हाँ चल रहे हैं, बस अपने रूठे यार को मनाने लग गए थे। फिर अनिरुद्ध की ओर देख के, अब तो सब ठीक हो गया ना, चलो चलते हैं। अनिरुद्ध बिना उसकी ओर देखे हंसते हुए, तुम चलो मैं आता हूँ, कुछ काम आ गया मेरा। अनाहिता, कैसा काम? अनिरुद्ध हंस के, पर्सनल है। बोलो तो तुम्हें भी ले चलूं वहां? अनाहिता, नहीं हमें नहीं आना, तुम जल्दी आना अपना पर्सनल काम करके, कहकर वो चली गई। अनिरुद्ध को जब कंफर्म हो गया कि अनाहिता चली गई तो वो घुटने के बल बैठ गया और उसकी जबरदस्ती रोकी हुई आंखें वापस बरसने लगी। उसका दर्द इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था, ना ही वो ये किसी को बता सकता था। अनिरुद्ध बेजार होकर रोए जा रहा था। इस वक्त उसका रोना देख पत्थर का दिल भी पिघल जाता। उसका दर्द संभाले नहीं संभल रहा था। जिस एक तरफा प्यार को ये सोचकर दिल में रखे था कि कभी ना कभी तो वो मुकम्मल होगा, वो आज एक तरफा ही रह गया। अनिरुद्ध ने ऊपर की ओर देखा और बोला, महादेव, हर सुबह बस इसी आस में आंखें खुलती थी कि हो सकता है कि आज अनाहिता को मैं अपने दिल की बात बता पाऊं। और हर रात ये सोचकर सुकून से सो जाता था कि कम से कम आज का दिन उसके साथ बीत गया। लेकिन नहीं पता था कि ये अंधेरी रात आ जाएगी। कल इस अंधेरी रात के खत्म होते ही
सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आपने मेरी उम्मीद भी मुझसे छीन ली। क्या कमी थी मेरे प्यार में? कहते हुए अनिरुद्ध फिर से सर नीचे करके रोने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा तो निक्की थी। अनिरुद्ध ने अपने आंसू साफ किए और उठकर खड़ा हो गया। निक्की, क्या हुआ? अनिरुद्ध, आज बहुत खुश हूं मैं। हर वक्त अनाहिता की खुशी ही दुआ में मांगी और मैं खुश हूं उसे खुश देखकर। निक्की, खुश हो तो आंखों में आंसू क्यों है? अनिरुद्ध, यही तो बात है, आंसू किसी के सके नहीं होते। दर्द हो तब भी निकल आते हैं और ज्यादा खुशी हो तब भी संभाले नहीं संभलते। कहते हुए अनिरुद्ध की आंखें एक बार फिर भर आई। निक्की को उसका दर्द साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अनिरुद्ध भी कम नहीं था। उसने अपने आंसुओं को अपनी मुस्कान से छिपा लिया। आज इतने दिनों बाद अनाहिता को खुश देखकर अपने आप बाहर आ गए। कमबख्त, चलो अब बाहर, भाभी भैया ढूंढ रहे होंगे। कहते हुए अनिरुद्ध बाहर जाने लगा तो निक्की ने उसके हाथ को पकड़ लिया। निक्की, तुम आर्मी वालों की आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग कोई काम सीधे तरीके से नहीं कर सकते? अनिरुद्ध झूठी हंसी हंसते हुए, अरे भाई ऐसा क्या कर दिया हम आर्मी वालों ने? सारे काम सीधे तरीके से ही तो करते हैं। वो क्या है ना, गलत तरीका तो अलाउड ही नहीं है। निक्की, ये जो झूठी हंसी के पीछे अपने आंसू छिपा रहे हो, उसके बारे में क्या कहना है? जब दर्द हो रहा है तो बोल दो, बोलने से दर्द हल्का हो जाता है। अनिरुद्ध, दर्द नहीं है, खुशी है ये। आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त को उसकी जिंदगी की वो खुशी मिली है जो मैं रोज महादेव से मांगता था उसके लिए। उसे वो इंसान मिल चुका है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके साथ वो सेफ है, जो उसकी लड़ाई में हर कदम उसके साथ नहीं बल्कि उसके आगे होकर उस पर होने वाले हर वार को अपने ऊपर लेने की हिम्मत रखता है, जो उसकी खुशी से साक्षात महादेव से भी लड़ सकता है, जो उसकी एक मुस्कान में अपनी सारी दुनिया ढूंढ लेता है। निक्की, ये सारी क्वालिटीज तो तुम में भी हैं। तुम उस पल से उसका साथ दे रहे हो जब कोई उसके फैसले के बारे में जानता भी नहीं था। हर बार उसके वार को तुमने अपने ऊपर लिया है। इस हिसाब से तो तुम्हें भी उससे प्यार हो जाना था ना? निक्की ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा। अनिरुद्ध, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसका दोस्त हूं। निक्की, सिर्फ दोस्त? तब तो तुम्हें उसके साथ बाहर होना चाहिए था। ये आंसू जो कि तुम्हारे मुताबिक खुशी के हैं, उसे भी तो दिखने चाहिए। यूं अकेले में क्यों इन्हें बहा रहे हो? रुको, मैं काम करती हूँ, मैं उसे ही बुला लेती हूँ। कहते हुए निक्की जाने को हुई तो अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। निक्की ने फिर से कहना शुरू किया, पिछले 10 मिनट से यहां खड़े हुए मैंने हर वो लफ्ज सुना जो तुमने कहा, और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे ये प्यार तो मुझे बहुत पहले दिख गया था, बस समझ नहीं आया। मैं जानती थी पार्थ और अनाहिता एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार तो उनके प्यार से भी पाक है, क्योंकि उसमें दोस्ती है। तुमने तो वो प्यार किया है जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं की तुमने, इसलिए तुम्हें यूं अकेले में अपना दर्द समेटने की कोई जरूरत नहीं। पता है मुझे, अभी ना मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं ना ही तुम मुझे। जानती हूं तो बस इस दर्द को जो इस वक्त तुम्हें तोड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दर्द को मैं झेल चुकी हूं। फर्क बस इतना सा है, तुम्हारा प्यार एक तरफा है और मैंने जिससे प्यार किया था वो दगाबाज था। निक्की की बातें सुनकर अनिरुद्ध को अपनापन लगा और उसके दिल का दर्द छिपाए ना छिप सका। उसने निक्की को गले से लगा लिया और रोने लगा। बिना रुके करीबन 10 मिनट तक रोते रहने पर भी अनिरुद्ध का रोना नहीं रुका। इस दौरान निक्की लगातार एक दोस्त की तरह उसकी पीठ थपथपाए जा रही थी। वैसे तो दोनों का कोई रिश्ता नहीं था, ना दोस्ती का ना ही कोई और, लेकिन उनके दर्द ने उन्हें एक मजबूत डोर से बांध दिया था। काफी देर बाद जब अनिरुद्ध चुप हुआ तो निक्की ने उसे पानी का ग्लास दिया और पूछा, अब आगे क्या करोगे? अनिरुद्ध, जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा होता है। उसका दोस्त था, हूं और हमेशा रहूंगा, हर कदम पर उसकी ढाल बनकर।
आज से अनाहिता के साथ साथ पार्थ की भी सेफ्टी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। मुझे कोई गिला नहीं कि उसे मुझसे प्यार नहीं है। शायद यही एक तरफा प्यार मेरी किस्मत है। एक दोस्त की तरह मैं हर वक्त उसके साथ, उसके दिल में रहूंगा। इस वक्त भी उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। निक्की ने अनिरुद्ध की बातें सुनी तो एक पल को उसकी नजरें अनिरुद्ध के चेहरे पर ही ठहर गई। आज के पहले उसने कभी भी किसी लड़के को इतने ध्यान से नहीं देखा था। उसकी वो दर्द से भरी आंखें ना चाहते हुए भी निक्की को अपनी ओर खींचे जा रही थी। निक्की ने वापस उसे गले लगा लिया तो अनिरुद्ध बोल पड़ा, मैं ठीक हूं निक्की। क्या हुआ? मुझे अनाहिता का प्यार नहीं मिला तो उसकी दोस्ती हर वक्त मेरी ही रहेगी। और इन सब में एक चीज बहुत अच्छी हुई, तुम जैसी एक और दोस्त मेरी जिंदगी में आ गई। अब चलो भी, मैं अपनी वजह से भाभी और भैया का खूबसूरत दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। और पार्थ और अनाहिता को उनके रिश्ते की बधाई भी तो देनी है। निक्की, तुम चलो, मैं आती हूँ। अनिरुद्ध, जल्दी आना और प्लीज ये बातें किसी को मत बताना। निक्की, इतना यकीन तुम मुझ पर कर सकते हो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने पलकें झपकाकर हाँ में जवाब दिया और बाहर आ गया। निक्की खुद से, कौन कहता है लड़के नहीं रोते या उन्हें दर्द नहीं होता? उन्हें दर्द होता है जब उनका प्यार पूरा नहीं होता। उन्हें दर्द होता है जब कोई अजीज उनसे दूर हो जाता है। उन्हें दर्द होता है जब वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते। फर्क बस इतना होता है, वो सबके सामने रो नहीं सकते। ये समाज ने उन्हें शुरू से यही सिखाया है कि लड़के रो नहीं सकते। काश ऐसे वक्त में कोई उन्हें अपना कंधा दे और चुपचाप उनके उस दर्द को सुन सके। निक्की ने न जाने क्यों खुद के दर्द को अनिरुद्ध के दर्द से जोड़ लिया था। उसे कुछ पलों में अनिरुद्ध से लगाव हो गया था, लेकिन अगले ही पल उसे अपना अतीत याद आ गया। 4 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, पार्थ, कार्तिक और निक्की एक साथ कॉलेज में एंट्री लेते हैं। पार्थ और कार्तिक कॉलेज में मोस्ट पॉपुलर लड़के। कॉलेज की लगभग हर लड़की इनकी दीवानी थी, लेकिन इन दोनों को इससे कोई मतलब ही नहीं था। जहां पार्थ की दुनिया कॉलेज और आर्मी एग्जाम में उलझी थी, वहीं कार्तिक की दुनिया उसके दोस्तों तक ही सीमित थी और नंदिनी से उसका नया नया प्यार। तीनों हर वक्त साथ रहते, लेकिन कुछ दिनों से निक्की का बिहेवियर कुछ अलग सा हो गया था। कार्तिक और पार्थ निक्की को लेकर कुछ ज्यादा ही पोजेसिव थे। कारण था निक्की का उनके सिवाय किसी और का ना होना। निक्की बचपन से अनाथ आश्रम में पली थी। अक्सर विजय जी पार्थ को उसके जन्मदिन पर आश्रम ले जाते थे। वहीं पार्थ और निक्की की दोस्ती हुई और कार्तिक की भी। फिर पार्थ के कहने पर विजय जी ने निक्की की हर जिम्मेदारी ले ली थी। अब निक्की एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी थी। इसीलिए उन्होंने इस कारण का पता किया तो पता चला कि कुछ दिनों से निक्की कॉलेज के ही एक लड़के सुमित से कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी थी। शुरुआत दोस्ती से हुई, इसलिए पार्थ और कार्तिक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे निक्की का बिहेवियर बिल्कुल ही बदल गया। बात बात पे पार्थ कार्तिक से लड़ना, उनके साथ वक्त ना बिताना, हर वक्त सुमित के साथ ही रहना। एक बार तो हद ही हो गई जब हॉस्टल से छालल आया कि निक्की 3 दिनों से हॉस्टल ही नहीं आई। पूरे दिन पार्थ और कार्तिक उसे ढूंढते रहे। शाम को वो सुमित के साथ मिली, वो भी फुल टल्ली। खूब लड़ाई की थी उस दिन पार्थ और कार्तिक से। साथ ही उन्हें खुद की लाइफ से दूर रहने को कहा। इस इंसिडेंट के बाद दोनों ने निक्की से बात करना या उससे मिलना बंद कर दिया था। पूरे कॉलेज को पता चल गया था निक्की, पार्थ और कार्तिक की दोस्ती टूट चुकी है। वैसे तो इनमें बातचीत नहीं थी, फिर भी पार्थ और कार्तिक निक्की के बारे में हर खबर रखते। काफी दिन बाद एक दिन हॉस्टल की मैम का कॉल आया पार्थ के पास। मैम, क्या मैं पार्थ सिन्हा से बात कर रही हूँ? पार्थ, जी मैं पार्थ ही बात कर रहा हूँ। हॉस्टल वाली मैम, आपको कुछ बताना था निक्की के बारे में। पार्थ, क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? मैम, 3 दिनों से निक्की डरी डरी सी है, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। पूरा दिन कमरे के पर्दों को, लाइट को बंद करके अंधेरा किए रहती है। ना खाना खाती है, ना ही किसी से बात करती है। लोगों को देख के ऐसे डर जाती है जैसे भूत देख लिया हो। पूछो तो बोलती ही नहीं। कल तो सीढ़ियों से चलते चलते गिर गई। क्या आप एक बार यहाँ आ सकते हैं? पार्थ, जी मैम, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। पार्थ और कार्तिक हॉस्टल पहुंचते हैं।
जैसे ही वो निक्की के कमरे में गए तो पूरे कमरे में अंधेरा था। निक्की ने जैसे ही उन्हें देखा जोर जोर से चीखने लगी और जाकर कोने में छुप गई। कार्तिक ने उसे गले लगाने की कोशिश की तो उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे कार्तिक का सर पास के टेबल से टकरा गया। पार्थ ने पास जाकर उसे गले लगाया तो वो चीखती हुई पार्थ को नोचने लगी। पार्थ ने उसे कसकर ही पकड़े रखा जब तक वो चुप नहीं हो गई। जब वो चुप हुई तो पार्थ ने लाइट ऑन कराई और बोला, निक्की देख, मैं हूं पार्थ। और वो देख कार्तिक। निक्की ने जब देखा कि पार्थ ही है तो उसे खूब कस के गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। अब तो पार्थ और कार्तिक दोनों डर गए। कार्तिक ने अपनी चोट संभाली और निक्की के पास आकर बैठ गया। निक्की ने उसे देखा तो दोनों को पकड़कर रोने लगी। कार्तिक ने उसका चेहरा पकड़ा और बोला, क्या हुआ तुझे? तो इतना डर क्यों रही है? और ये तेरे चेहरे और शरीर पर खरोचे? क्या हुआ निक्की, बता मुझे। निक्की कुछ बोल नहीं पाई और बेहोश होकर कार्तिक के कंधे पर झूल गई। दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल आ गए। पार्थ ने हॉस्टल वालों को वापस भेज दिया ताकि बात ज्यादा ना फैले। उसे पता था कि अकेली लड़की को लेकर सोसाइटी की क्या थिंकिंग होती है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आई और जो बताया उससे दोनों सुन्न हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि निक्की के साथ सामूहिक रेप हुआ है, वो भी लगातार 2 दिनों तक। वो जिंदा कैसे है, ये बात हमारी समझ के बाहर है। इस इंसिडेंट का उसके दिल और दिमाग पर असर हुआ है। फिलहाल तो वो बेहोश है, लेकिन कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। कार्तिक तो बिल्कुल चुप हो गया। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उन्होंने निक्की के कहने से उसका साथ छोड़ दिया? वो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर उसके साथ ये सब हुआ तो उसने हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? पार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी नर्स ने आकर बताया कि निक्की को होश आ गया है। दोनों अंदर गए तो निक्की की नजरें नीची हो रखी थी और लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कार्तिक से निक्की के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। वो दौड़ के आया और उसने निक्की को गले लगा लिया। निक्की रोती रही। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पार्थ से नजरें मिलाने की। काफी देर तक जब वो यूं ही रोती रही तो पार्थ उसके पास आया और बेड पर बैठकर उसके हाथों को खुद के हाथों में लेकर बोला, तू बस एक बार उनका नाम बता दे निक्की। सच कह रहा हूं, कल सुबह वो ये दुनिया नहीं देख पाएंगे। निक्की ने कोई जवाब नहीं दिया तो पार्थ ने उसका चेहरा खींचकर अपनी तरफ किया। कार्तिक। पार्थ, उसे दर्द हो रहा है। पार्थ, इससे ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। दर्द इस बात का कि हम दोनों के रहते इसकी ये हालत हो गई। दर्द इस बात का इसने कहा और हमने इसकी बात मानी। दर्द इस बात का इसने हमें इतना गैर मान लिया कि इतना कुछ हो जाने पर भी इसने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। कार्तिक ने उसे चुप कराया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा आंसू बन के निकल रहा था। निक्की ने उसे चुपके से गले लगा लिया तो पार्थ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। निक्की ने धीरे से कहा, माफ कर दे यार। पार्थ, तू बस नाम बता मुझे उनका। निक्की, वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं पार्थ। ड्रग्स और कोकीन का धंधा करते हैं। गलती मेरी है जो मैंने सुमित जैसे इंसान से प्यार किया, जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मुझे बचा सके। पार्थ, लास्ट बार पूछ रहा हूं, क्या हुआ और कैसे? बस इतना बता मुझे। निक्की, हमेशा की तरह सुमित और मैं उसके फ्लैट पर थे। तभी उसके 3 दोस्त वहां आए। वो अक्सर वहां आते थे, इसलिए मुझे कोई शक नहीं हुआ। मैं दूसरे कमरे में चली गई। उन्होंने सुमित को ड्रग्स दिया और मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, बार बार सुमित को बुलाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उन तीनों ने बारी बारी से। निक्की आगे कुछ कह ना सकी। पार्थ ने उसे गले लगा लिया। निक्की सिसकते हुए। तीसरे दिन जब मैं किसी तरह हॉस्टल पहुंची तो सोचा किस मुंह से तुम्हें वो सब बताऊं। फिर जब कोशिश करके बताना चाहा तो सुमित ने मुझे धमकी दी
कि अगर मैंने पुलिस या तुम दोनों को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो तुम दोनों को मार देगा। बस इसीलिए मैं चुप रही। कार्तिक, जो हुआ जाने दे। ये बता, तू अभी क्या चाहती है? उन्हें यूं ही खुला छोड़ दें किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, या निक्की मार दो उन्हें? अगर तुम दोनों ने मुझे दोस्त माना है तो मार दो उन्हें। पार्थ, ऐसा ही होगा। बस तू कल का न्यूज़पेपर देखने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर दोनों वहां से चले गए। दूसरे दिन आए तो न्यूज़पेपर था उनके हाथों में, जिसके फ्रंट पेज पर खबर छपी थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 छात्र ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मृत पाए गए। वहीं एक छोटा आर्टिकल भी था, मरने से पहले एक छात्र से हुई इनकी मारपीट, जिसमें लगी चोट के कारण उस छात्र के कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है। निक्की ने न्यूज पढ़कर एक मुस्कुराहट के साथ दोनों को देखा और गले लग गई। उस दिन से आज तक दोनों पास न रहते हुए भी निक्की के साथ थे। हालांकि ये बात कभी किसी को नहीं पता चली, ना ही ये बात कभी पता चली कि उन तीनों के साथ जो हुआ वो किसी ने किया था या खुद उनकी वजह से हुआ था। बीती बातें अक्सर आंसू साथ लाती हैं। यही निक्की के साथ हुआ। उसकी भी आंखें भर आई। वैसे तो वो बात भी बीत गई, दर्द भी ठीक हो गया। उस एक हादसे ने निक्की को पूरी तरह बदल दिया था। कार्तिक और पार्थ के अलावा कभी किसी और लड़के पर उसने यकीन करना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज अनिरुद्ध को देख वापस उसका दिल बोल उठा, हर कोई ऐसा क्यों नहीं हो सकता? काश हर मर्द पार्थ, कार्तिक और अनिरुद्ध जैसा हो, जो दोस्ती के रिश्ते को सबसे ऊपर समझता हो। तो कितनी आसान हो जाती लड़कियों की जिंदगी। उन्हें कभी सोचना ना पड़ता कि लड़के को दोस्त बनाए या ना बनाए। निक्की अभी सोच ही रही थी कि रिया बाकी सबके साथ बाहर गार्डन की ओर जाने लगी। सब निकल गए, लेकिन पार्थ और कार्तिक निक्की को ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर कमरे में बैठी निक्की पर गई और उसके पास आए और उसकी आंखों में आंसू देखा तो उसके कंधे पर सर रख के बोले, क्या हुआ तुझे? यहां बैठी क्या सोच रही है? निक्की खड़ी हो गई और दोनों को बाहर लाते हुए बोली, तुम दोनों के रहते मुझे कुछ भी हो सकता है क्या? कार्तिक, तो ये आंसू क्यों है तेरी आंखों में? फिर से वही बातें सोच रही है ना तू? उस दिन गलती से निकल गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तू वापस से वो सब सोचने लग जा। निक्की, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो बस ऐसे ही है। किसी और को दर्द में देखा तो निकल आए। कार्तिक, किसी और के दर्द में आंसू तभी आते हैं जब या तो वो तुम्हारा अपना हो या हमदर्द हो। निक्की, इतना रिसर्च तो नहीं किया मैंने कमीने, जितना तूने किया है। प्यार पे पूरी पीएचडी कर रखी है लौंडे ने। पार्थ, पेन कॉपी लेकर डेली कोचिंग ले लिया कर, इससे काम आएगी तुझे। और तीनों हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। सब बाहर गार्डन में रिया को लेकर आते हैं और रिया और समर दादू के पास बैठ जाते हैं। अनिरुद्ध एक बार पार्थ और अनाहिता को देखता है। पार्थ ने अनाहिता का हाथ पकड़ रखा है, जिसे देख अनिरुद्ध के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो दौड़कर स्टेज पर जाता है और माइक लेकर समर और रिया की ओर देखकर बोलता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट गर्ल्स। अनाहिता की ओर देखकर अनिरुद्ध ने विंक करते हुए कहा तो वहां खड़ी लड़कियों ने जोरदार हूटिंग की। अनिरुद्ध ने आगे बोलना शुरू किया, जैसा कि आप सब जानते हैं आज समर भैया और भाभी की रिसेप्शन है और आप सब ये भी जानते हैं हम लखनऊ वाले खातिरदारी करने के लिए बहुत फेमस हैं। ऊपर से हमारे शहर का कोड भी है। जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो आखिर उन दो पैरों के आने की खुशी क्यों ना मनाए। इसीलिए ये परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी के लिए। कहते हुए अनिरुद्ध ने माइक को सामने अपने कजन की तरफ फेंका और डीजे वाले को इशारा किया और म्यूजिक स्टार्ट होते ही अनिरुद्ध के कजन्स ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली। अनिरुद्ध का डांस देख चारों तरफ सीटियां और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। निक्की को आज जाने क्या हो गया था, वो तो टकटकी लगाए अनिरुद्ध को ही देखे जा रही थी। और अनिरुद्ध, वो तो बस सबकी खुशी में ही खुश था। वो स्टेज पर से ही पार्थ और कार्तिक को देख के बोला, So guys, are you ready to make a blast? If yes, then come on stage.
अनिरुद्ध का कहना था कि पार्थ और कार्तिक दौड़ते हुए स्टेज पर चढ़ गए और डीजे को देखकर कहा, डीजे वाले बाबू चलो अपना वाला गाना बजा दो। म्यूजिक स्टार्ट हुआ। तीनों ने अभी सलमान खान स्टाइल में गिटार पकड़ने का पोज किया ही था कि म्यूजिक बंद हो गया। तीनों साथ में, ओ क्या हो गया डीजे, गाना बजा यार। और गाना स्टार्ट हुआ। ये गाना खत्म हुआ और पूरा हॉल एक बार फिर तालियों और सीटियों की आवाज से भर गया। काफी देर तक तालियां बजती रही तो अनिरुद्ध ने लड़कियों को देखकर कहा, मुझे पता है हम लड़के काफी कूल हैं, लेकिन एक मौका आप सबको भी दे सकते हैं स्टेज पर आग लगाने का। क्या विचार है आप सबका? उसकी बात का जवाब देने के लिए नंदिनी स्टेज पर आई और माइक लेके बोली, दादू ने सिखाया है, बोलो मत करो, है ना दादू? दादू ने नीचे से ही उसकी इस बात पे सीटी बजा दी तो नंदिनी ने कहा, सो माय डियर गर्ल्स कम ऑन स्टेज। नंदिनी का कहना था कि सारी लड़कियां एक साथ स्टेज पर आ गई। मुक्ति, नंदिनी और निक्की आगे और इन सब के पीछे अनाहिता। निक्की ने डीजे को इशारा किया और आंखों पर चश्मा, तो डीजे ने भी गाना बजा दिया। गाना ही ऐसा था कि सुनने वाले के पैर न रुके, तो पार्थ, अनिरुद्ध, कार्तिक भी खड़े न रह सके और डांस करने लगे। साथ में अपनी जोड़ी भी बना ली, कार्तिक नंदिनी, अनाहिता पार्थ, अनिरुद्ध निक्की, मुक्ति समर। ये गाना खत्म ही हुआ था कि दूसरा शुरू हो गया और लड़के थक चुके थे, वो खड़े हो गए, पर लड़कियां पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रही थी। तभी जो गाना बजा कि लड़के भी अपने पैर रोक नहीं पाए। ये गाना खत्म हो उससे पहले ही दूसरा गाना शुरू हो गया। लड़कियां तो जैसे पूरा एनर्जी ड्रिंक पी गई हूँ, थक ही नहीं रही थी। पार्थ और अनाहिता जाके पूरी फैमिली के सब लोगों को स्टेज पर ले आए। अभी डांस चल ही रहा था कि अनिरुद्ध के पास किसी का फोन आया और वो स्टेज से उतरकर सीधा पार्किंग एरिया में गया और वहां से बाइक लेके चला गया। बाइक लेके वो सीधा पार्थ के घर आया तो देखा लगभग 6 लोगों ने घर को बाहर से घेर रखा था और कांच से जब अंदर देखने की कोशिश की तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अंदर 4 लोग थे जिन्होंने रिधिमा, दादी, राधा जी और विजय जी को कुर्सी पर बांध रखा था और उनके माथे पे बंदूक रख रखी थी। अनिरुद्ध थोड़ा और अंदर गया तो देखा पार्थ के दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें पड़ी थी और बाकी 2 घायल थे। तभी उसे अविनाश और सिकंदर दिखाई दिए जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अनिरुद्ध ने अपनी बंदूक में साइलेंसर लगाया और अविनाश को इशारा किया। अविनाश ने भी अपनी बंदूक पर साइलेंसर लगा लिया। बाहर खड़े उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जैसे ही सिकंदर सामने आया, उनमें से 2 लोग आगे आए ही थे कि अनिरुद्ध ने उनकी खोपड़ी पर निशाना लगा दिया। बचे 4 में से 3 को अविनाश ने नरक का रास्ता दिखा दिया। उनमें से जो एक बच गया, अनिरुद्ध ने उसके पैरों पर गोली मारी जिससे वो गिर गया। क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी था इसलिए उसके गिरने की आवाज अंदर तक गई। अंदर से एक गुंडे ने आवाज दी, लेकिन जब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वो बाहर आया और वो भी अपनी जान से चला गया। उसे भी आता ना देख अंदर वाले दूसरे गुंडे ने अपने दोनों साथियों को चौकन्ना किया और खुद बाहर आ गया। तो सिकंदर ने उसका मुंह दबा के उसके कान के पीछे की नस दबा दी जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। अंदर अब 2 थे और बाहर 3, लेकिन फिर भी अविनाश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने साइलेंसर निकाल के बाहर फायर किया तो अंदर से एक और गुंडा बाहर आया। इसके भी पैरों पर अनिरुद्ध ने गोली मार दी। अब तीनों अंदर गए। उन्हें अंदर आते देख अंदर वाले गुंडे ने गोली विजय जी पर तान दी, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले अनिरुद्ध ने स्विंग किया और अपने पैरों से उसके मुंह पर एक लात जमा दी। उसका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन उसने विजय जी की तरफ गोली चला दी थी। गोली विजय जी को लगती उससे पहले अनिरुद्ध आगे आ गया और गोली उसके पेट पर जाकर लगी। वो गिरने ही वाला था कि अविनाश और सिकंदर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक अनिरुद्ध बेहोश हो चुका था। अविनाश ने दौड़कर अनिरुद्ध के सर को नीचे गिरने से पहले थाम लिया। सिकंदर ने जल्दी से सारे घर वालों को खोला और एम्बुलेंस को कॉल किया।